नमस्कार। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग एडिटोरिया का एनसीईआरटी क्लास 6 टू 12 में क्लास 10th का आज हम लोग 155 क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आगामी सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये आज हम लोग क्लास 10th का 155 नंबर 155 टोटल क्वेश्चन है साइंस का। इसको जरूर आज हम लोग देखेंगे और उम्मीद करते हैं कि आगामी आने वाले एग्जाम के लिए हमारा बहुत बेहतरीन साबित हो, क्योंकि 10th क्लास का ये साइंस क्वेश्चन है। तो जितना भी जिसमें जिसमें भी साइंस पूछ रहा है उसके लिए ये बहुत रामबाण साबित होगा। और ये 1 नंबर क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, समय को नहीं गवाते हुए। क्विक रिवीजन रहेगा हम लोग का, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना हम लोग का लक्ष्य रहेगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सफेदी करने के 2-3 दिन बाद दीवारों पर चमक आ जाती है। 2-3 दिन बाद दीवारों पर चमक आ जाती है, क्यों? पहला कह रहा है कैल्शियम कार्बोनेट के कारण, कैल्शियम ऑक्साइड के कारण, कैल्शियम बाइकार्बोनेट के कारण, कैल्शियम नाइट्राइट के कारण। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट के कारण, कैल्शियम कार्बोनेट के कारण। 2 नंबर क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, और जूम कर लिया जाए तो फुल स्क्रीन दिखेगा। उष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि उष्माक्षेपी का उदाहरण नहीं है। श्वसन, साग सब्जियों के से कंपोस्ट बनना, बर्फ का पिघलना और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो हम लोग जानते हैं क्या हो जाएगा? बर्फ का पिघलना हो जाएगा। ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण नहीं। ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो रहा है, थोड़ा छोटा कर दिया जाए थोड़ा सा। हाँ, ठीक है। अपचयन अभिक्रिया के समय हाइड्रोजन का ह्रास होता है। 1 नंबर स्टेटमेंट कह रहा है अपचयन अभिक्रिया के समय हाइड्रोजन का ह्रास होता है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है अपचयन अभिक्रिया के समय हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। आपको इसमें बताना है, सत्य कथन का चयन करना है। सत्य कथन का चयन करना है तो क्या हो जाएगा? दोनों सही है। अपचयन जो है अभिक्रिया के समय हाइड्रोजन का ह्रास होता है, और अपचयन के समय अभिक्रिया के समय हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। कह रहा है Zn प्लस CuSO4 जो है ZnSO4 प्लस Cu, ये जो बनाया है, ऊपर की जो अभिक्रिया दी गई है, किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है, या विस्थापन अभिक्रिया है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर 4 नंबर आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये विस्थापन अभिक्रिया है। कैसा है? विस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है। संयोजन अभिक्रिया किसको बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक, संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है? दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाता है। एक नया पदार्थ बनाता है। एक क्या बनाता है? नया पदार्थ बनाता है। और वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है? किसमें एक नया पदार्थ जो है, एक नया पदार्थ टूट के जो क्या होता है, ये तोड़ के दो या दो से अधिक पदार्थ बनते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थ बनते हैं, मतलब जस्ट इसको बोल सकते हैं संयोजन का अपोजिट है वियोजन। ठीक है। हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रिया के कारण कौन सा परिवर्तन संभव है? कौन सा परिवर्तन संभव है? तो क्या हो जाएगा? अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन, तापमान में परिवर्तन। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी। रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा अवस्था में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है, गैस का उत्सर्जन होता है और तापमान में परिवर्तन होता है। 6 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया के समय नए पदार्थों की प्राप्ति कैसे होती है? नए पदार्थों की प्राप्ति कैसे होती है? बताना है आपको। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में बदल जाता है? नहीं। परमाणुओं के आपसी आबंध टूटने एवं जुड़ने से, ये सही है, तो आगे पढ़ना ही नहीं है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है CaCO3 किसका रासायनिक सूत्र है? किसका रासायनिक सूत्र है? तो क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट का है, संगमरमर का है, बिना बुझे हुए चूने का है। तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा अविलेय लवण प्राप्त होता है? और अविलेय लवण प्राप्त होता है। तो 8 नंबर में किसके द्वारा? वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, द्विस्थापन अभिक्रिया। तो क्या हो जाएगा? द्विस्थापन अभिक्रिया के द्वारा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिल्वर क्लोराइड AgCl को गहरे रंग की बोतलों में क्यों रखा जाता है? हवा से बचने के लिए, हवा से बचाने के लिए,
नहीं। सूर्य के प्रकाश द्वारा इसके अवघटन को रोकने के लिए, ये सही है। वाष्पीकरण को रोकने के लिए नहीं। अन्य रसायनों से दूर रखने के लिए नहीं। सूर्य के प्रकाश द्वारा किसी अवघटन को रोकने के लिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संरक्षण और विकृत गंधिता को रोकने के लिए तेल और वसा युक्त पदार्थों में मिलाए जाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? उत्प्रेरक, प्रति ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक या रंजक। इसको क्या कहते हैं? प्रति ऑक्सीकारक कहते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक नहीं है? ये ध्यान देना है। क्या कह रहा है? नहीं है। नहीं है। हल्दी, पेंटूनिया, मेथिल ऑरेंज, हाइड्रेंजिया, जेरेनियम। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर इसमें? हमारा इसमें आंसर हो जाएगा केवल 5, मतलब प्राकृतिक सूचक नहीं है। तो ये सिर्फ ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज नहीं है। ये है अपना हल्दी तो है ही, हाइड्रेंजिया है प्राकृतिक सूचक है, पेंटूनिया प्राकृतिक सूचक है, जेरेनियम प्राकृतिक सूचक ये प्राकृतिक सूचक है, लेकिन क्या है? मेथिल ऑरेंज नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? केवल 5 हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आपको इसमें मिलान करना है पदार्थ और उसका पीएच मान दिया गया है। ये रहा ऑप्शन बी। आपको इसमें मिलान करना है। क्या कह रहा है? जठर रस। जठर रस का कितना होता है? तो जठर रस का होता है 1.2। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का कितना होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है 10। नींबू का रस का कितना होता है? 2.2। और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का कितना होता है? 14। तो हम लोग देखेंगे ए का 2। ए का 2 किसमें है? इसमें है, इसमें है, यानी पहला तो ऐसे ही छट गया। उसके बाद क्या कह रहा है? बी का क्या है? बी का है 1। बी का 1 इसमें है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हमारा शरीर 7.0 से 7.8 पीएच परास पर कार्य करता है हमारा शरीर। दूसरा ऑप्शन है कि वर्षा जल का पीएच 5.4 से कम होना अम्लीय वर्षा कहलाता है। शुक्र ग्रह का वायुमंडल नाइट्रिक अम्ल से बना होता है। इसमें बताना है कौन सा कथन इसमें सही है। आपको नहीं, इसमें असत्य कथन का आपको चयन करना है। असत्य कथन बताना है कौन है। तो हमारा शरीर 7.0 से 7.8 पीएच परास पर कार्य करता है, ये तो सही बात है। लेकिन क्या कर रहा है? वर्षा जल का पीएच 5.4 से कम होना अम्लीय वर्षा कहलाता है। नहीं, 5.4 से ना होके ये 5.4 से ना होके क्या हो जाएगा? 5.6 से कम होना अम्लीय वर्षा कहलाता है। तो हमारा ये गलत हो गया। शुक्र ग्रह का वायुमंडल नाइट्रिक अम्ल से बना होता है। नहीं, ये नाइट्रिक अम्ल से नहीं बना होता है। ये किससे बना होता है? ये बना होता है सोडियम सल्फ्यूरिक H2SO4 SO4 से इसका बना होता है, इसमें पाया जाता है शुक्र ग्रह में। तो हमारा ये भी गलत हो गया था। हमारा असत्य कह रहा था, तो असत्य क्या हो जाएगा? 2 एवं 3 हो जाएगा। चलिए 2 एवं 3 सी नंबर आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि परवल अम्ल एवं दुर्बल क्षार के लवण का पीएच होता है। क्षार का पीएच होता है, कितना होता है? तो क्या हो जाएगा इसका जो होता है? देखिए थोड़ा सा हम लोग इसमें देख लेंगे। ये हम लोग का पीएच मान जो होता है ये 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14 तक होता है। तो हमारा जो 7 होता है ये क्या होता है? उदासीन होता है। उदासीन, जिसको न्यूट्रल कहते हैं। और इसमें जो होता है 0 से जो 2 होता है, यहाँ 2 तक, ये क्या हो जाता है? ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाता है। यहाँ पे लिख देते हैं शॉर्टकट में स्ट्रॉन्ग एस स्ट्रॉन्ग एस एसिड। 3 से लेके जो 6 तक होता है ये क्या होता है? डब्ल्यू ए लिख देते हैं, वीक एसिड होता है। और 8 से लेके जो अपना 11 तक जो होता है ये क्या होता है? वीक बेस होता है। वीक बेस होता है। और 12 से लेके जो 14 तक होता है ये क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस होता है। समझ गए? इस पे आगे हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, तो इसलिए यहीं पे बता दिए। मतलब 7 के जो आसपास रहेगा बाया एसिड के तरफ, जिसको अम्ल कहते हैं, तो वो वीक रहेगा। 7 से जस्ट जो रहेगा वो भी वीक रहेगा। लेकिन जैसे 11 के बाद 12 से 14 जाएगा तो वो स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। और 2 से 0 से लेके 2 तक स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। तो इसमें हमको कहा रहा था 14 नंबर में परवल अम्ल एवं दुर्बल क्षार के लवण का पीएच होता है, तो कितना होता है? 7 से कम होता है। ठीक है, परवल अम्ल और दुर्बल क्षार। ठीक है। क्लोर क्षार प्रतिक्रिया से निर्मित उत्पाद है। क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है। निम्नलिखित
को सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धोने का सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। हम लोग जानते हैं बेकिंग सोडा मतलब खाने वाला सोडा। खाने वाला सोडा का क्या होता है? NaHCO3 होता है। NaHCO3 तो हम लोग जो जान रहे हैं पहले उसी को मिला लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? बी का 4। ये तो सब जानते होंगे। बी का 4 किस में है? सी और डी में है। पहला और दूसरा खत्म हो गया। चलिए अब क्या है? धोने का सोडा क्या होता है? खाने वाले में सिर्फ H लगा रहेगा और धोने वाले में ये H गायब रहेगा। तो Na2 क्या हो जाएगा? NO2CO3 यानी कि 1 नंबर हो जाएगा। सी का 1, सी का 1 तो दोनों में है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसका है? तो किसको बोलते हैं? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी कि CaSO4 इंटू हाफ H2O को कहते हैं। तो डी का क्या हो जाएगा? 3। डी का 3 सिर्फ इसमें है। और जो बचा विरंजक चूर्ण क्या हो जाएगा? विरंजक चूर्ण हो जाएगा 2। तो क्या हो जाएगा? हमारा आंसर सी हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है और इसमें सत्य कथन का चयन करना है। सत्य कथन का चयन करना है। क्या कह रहा है? विरंजक चूर्ण का प्रयोग जल की अस्थायी कठोरता हटाने हेतु किया जाता है। विरंजक चूर्ण का नहीं, पहला गलत हो गया। विरंजक चूर्ण एक अपचायक है, ये सही है। बोरैक्स के उत्पादन में धोने के सोडे का उपयोग किया जाता है, ये भी बात सही है। तुम्हारा कह रहा था सत्य कथन, तो हो जाएगा 2 और 3। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तनुकरण की प्रक्रिया है। तनुकरण की प्रक्रिया जो है कैसी प्रक्रिया है? पहला पढ़ते हैं। जल में अम्ल मिलाने पर आयन में प्रति इकाई आयतन में कमी। जल में क्षार मिलाने पर आयतन में प्रति इकाई आयतन में कमी। जल में अम्ल मिलाने पर आयतन में प्रति इकाई में बढ़ोतरी। तो उपयुक्त में से एक से अधिक। तनुकरण की प्रक्रिया क्या है? उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पीएच मान दर्शाता है। पीएच मान क्या दर्शाता है? विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, किसी घोल के अम्लीय तथा क्षारीय होने का मान, अम्लों के रासायनिक गुणधर्म, इनमें से एक से अधिक। तो क्या आता है? सभी बताता है। विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, किसी घोल में के अम्लीय और क्षारीय होने का मान बताता है, अम्लों के रासायनिक गुणधर्म को बताता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 19 का डी। 20 नंबर कह रहा है अपच का उपचार निम्न में से किस औषधि द्वारा किया जाता है? तो एंटासिड के द्वारा किया जाता है। एंटासिड के द्वारा किया जाता है। हम लोग क्वेश्चन नंबर चलेंगे अब 21 नंबर क्वेश्चन। उदासीन विलयन का पीएच होता है कितना होता है? 7 होता है। अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं। और धातु के ऑक्साइड आमतौर पर किस प्रकृति के होते हैं? और धातु के ऑक्साइड आमतौर पर किस प्रकृति के होते हैं? तो और धातु का जो ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। मधुमक्खी के डंक मारने पर होने वाले दर्द और जलन से राहत पाने के लिए घरेलू उपचार के रूप में क्या लगाया जाता है? नींबू का रस, सिरका, बेकिंग सोडा का गीला पेस्ट, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। तो जब भी मधुमक्खी काटता है तो डंक जब मारता है तो उसमें लगाना चाहिए बेकिंग सोडा का गीला पेस्ट लगाना चाहिए। क्या लगाना चाहिए? बेकिंग सोडा का गीला पेस्ट। 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से सही सुमेलित है। सही सुमेलित क्या है? ब्रोमीन द्रव धातु है, आयोडीन और धातु परंतु चमकीला है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। हीरा सबसे कठोर पदार्थ, ये तो सही है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, ये भी सही है। आयोडीन और धातु परंतु चमकीला, ये भी सही है। लेकिन ब्रोमीन जो है द्रव धातु ना हो कि ये क्या है? और धातु है। और धातु है। तो इस प्रकार हमारा क्या हो जाएगा? ये गलत है। तो हमको क्या कह रहा था? सही मिलाना है तो 2 3 4 2 3 4 यानी हमारा आंसर 24 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है धातु जो हथेली पर रखने पर पिघलने लगती है क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? गैलियम पिघलने लगता है, सीजियम पिघलने लगता है, मरकरी पिघलने लगता है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सही सुमेलित इसमें मिलान करना है आपको। ठीक है, ऑप्शन ये रहा सूची 1 को सूची 2 से। चलिए अत्यंत अभिक्रियाशील धातु, ठीक है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं, जल में घुलनशील धातु ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड। पहला है अत्यंत अभिक्रियाशील धातु, क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? अत्यंत अभिक्रियाशील धातु जो है वो क्या होता है? सोडियम होता है। तो हमारा 3 1 2 3 सब में यानी कि डी नंबर ये हो गया कैंसिल। चलिए ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है, कौन नहीं करता है? सोना नहीं करता है। तो बी का क्या हो जाएगा? 1, बी का 1 यानी कि ये दोनों हो गया। चलिए यहां तक तो सही है। अभी जल में घुलनशील धातु ऑक्साइड क्या हो जाएगा? पोटेशियम ऑक्साइड, तो ये 4 है। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या हो जाएगा? जिंक ऑक्साइड, 2 हो जाएगा। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक्वारेजिया अम्लराज के संदर्भ में असत्य है। असत्य कथन का आपको इसमें चयन करना है कि क्या असत्य है। पहला कह रहा है ये सांद्र HNO3 एवं तनु HCl का ताजा मिश्रण है। इसमें HCl एवं HNO3 का अनुपात 3:1 होता है, ये तो सही है। यह प्रबल संक्षारक भी है, ये भी सही है। यह गोल्ड एवं प्लेटिनियम के को गलाने में समर्थ है, ये भी सही है।
कह रहा है कि असत्य, तो क्या हो जाएगा, पहला नंबर ये असत्य हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अभिक्रियाशीलता के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब बढ़ते क्रम में, अभिक्रिया के मामले में बढ़ते क्रम में, तो बढ़ते क्रम में क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले सब में सोना है, सोना तो होगा ही होगा, पहला सोना सबसे कम सोना का होता है, ठीक है, सबसे कम सोना का हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, कॉपर का होगा, इससे ज्यादा कॉपर का होगा, इससे ज्यादा आयरन का होगा, आयरन से ज्यादा जिंक का होगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आयनिक यौगिकों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करना है कि गलत इसमें क्या है। ये अधातु से धातु में इलेक्ट्रॉन हस्तांतरण द्वारा बनते हैं आयनिक यौगिक। ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते हैं, ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते हैं, ये तो सही है। गलित अवस्था में विद्युत चालन करते हैं, ये सही है। तो कह रहा था कि असत्य कथन, तो पहला हो जाएगा, ये धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन हस्तांतरण द्वारा बनते हैं, नहीं, ये गलत है। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक हो जाएगा, यही गलत है। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है, ये जरूर ध्यान देना है, नहीं है, ठीक है। पीतल, पिताजी, पिताजी, तांबा और जस्ता, ठीक है, ये तो सही है। चलिए कांसा, तांबा और टीन, ये भी सही है। सोल्डर, ये क्या है, हमारा गलत है। तांबा और सीसा, नहीं, तांबा नहीं होके यहाँ पे क्या होगा, तांबा नहीं होके क्या होगा यहाँ पे, एसएन, एसएन मतलब टीन, टीन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी कह रहा है, सुमेलित नहीं है, तो क्या हो जाएगा, सी। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 31 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सही सुमेलित कीजिए और मिलान कीजिए, ठीक है, इसमें मिलान करना है आपको। चलिए ऑप्शन भी दिख रहा है, पोटेशियम, मिलाइए आप लोग भी। पोटेशियम क्या हो जाएगा, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता है, पोटेशियम क्या है, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता है। और मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्या करता है, गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है। कॉपर क्या करता है, जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है, ठीक है। और आयरन क्या करता है, भाप के साथ अभिक्रिया करता है। हमारा इस प्रकार आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। चलिए 32 नंबर, सबसे अधिक तन्य धातु क्या हो जाएगा, ये तो कोई बता देगा, सोना। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन विद्युत का कुचालक है, मरकरी, सीसा, कॉपर, चांदी, ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट तो क्या है, ये सुचालक है, ये तो सुचालक है। हमको क्या कह रहा है, कुचालक ढूंढना है, तो कुचालक कौन सा हो जाएगा, कुचालक क्या हो जाएगा, मरकरी हो जाएगा और सीसा हो जाएगा, ये भी सुचालक है, चांदी भी सुचालक है, और कॉपर भी क्या है, ये भी तो सुचालक ही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर आंसर हो जाएगा, केवल 1 और 2 कुचालक है। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है धातुएं जल से अभिक्रिया करके प्रदान करती है, धातुएं जल से अभिक्रिया कर प्रदान करती है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, क्या करती है, तो हाइड्रोजन प्रदान करती है। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया कर तैरने लगती है, जल के साथ अभिक्रिया कर तैरने लगती है, इसमें निम्न इसमें बताना है, तो क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जो है अभिक्रिया करके जल के साथ तैरने लगती है। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सक्रियता श्रेणी के अनुसार सबसे कम क्रियाशील धातु क्या है, तो क्या हो जाएगा, मरकरी, कॉपर, जिंक, लेड। कम अभिक्रियाशील धातु वो हो जाएगा मरकरी। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यसद लेपन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें, जंग से बचाने सक्रियता श्रेणी में निस्थापन, विद्युत अवघटन, भर्जन, अपचय, क्या हो जाएगा इसमें, 38 का आंसर विद्युत अवघटन के द्वारा जो है सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण विद्युत अवघटन विधि द्वारा किया जाता है। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जब एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाई जाती है ताकि उसका संक्षारण ना हो, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण, भर्जन, एनोडीकरण या निस्थापन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसको क्या कहते हैं, एनोडीकरण कहते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तांबे के बर्तनों की सफाई में नींबू और इमली का उपयोग क्यों किया जाता है, क्यों किया जाता है, ये 4 ऑप्शन है, आप लोग पढ़िए इसको और इसमें बताइए। तांबे के बर्तनों की सफाई में नींबू और इमली का उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि खट्टे पदार्थों में उपस्थित अम्ल क्षार या कॉपर कार्बोनेट की हरी परत के साथ अभिक्रिया करके उसे विलय कर देता है, ये तो सही लग रहा है, आगे पढ़ते हैं। क्योंकि खट्टे पदार्थ का अम्लीय माध्यम कॉपर ऑक्साइड की हरी परत को उदासीन करके बर्तनों से अलग कर देता है, ना, ये गलत है। क्योंकि इन रसों की में उपस्थित साइट्रिक अम्ल कॉपर सल्फेट की अघुलनशील हरी परत को रासायनिक रूप से अपचयित कर देता है, ना, ये भी गलत है। क्योंकि खट्टे रसों की अम्लीय प्रकृति तांबे की सतह पर एक नई सुरक्षात्मक और चमकदार धात्विक कार्बोनेट पर चढ़ा देती है, ये कैसे हो जाएगा, साफ करने के लिए हम लोग लेते हैं तो यही हो जाएगा, क्योंकि खट्टे पदार्थ की उपस्थिति अम्ल क्षार या कॉपर कार्बोनेट की हरी परत के साथ अभिक्रिया करके उससे विलय कर देता है, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। कार्बन सहसंयोजक बंधन द्वारा यौगिक बनाता है क्योंकि सह, इसमें 1 नंबर है,
चतुसंयोजकता के कारण, इसके श्रृंखलन गुण के कारण, इसके छोटे आकार के कारण, इनमें से एक से अधिक। तो क्या हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक के कारण सहसंयोजक बंधन द्वारा यौगिक बनाता है। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संश्लेषित संश्लेषित हीरे के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इन्हें बनाने के लिए शुद्ध कार्बन का प्रयोग किया जाता है। संश्लेषित हीरे आकार में बहुत बड़े होते हैं, ये प्राकृतिक हीरों से अभेदनीय होते हैं। सत्य कथन का चयन करना है आप लोग को। तो क्या हो जाएगा, ये प्राकृतिक हीरों से अभेदनीय होते हैं, ये सही है। इन्हें बनाने के लिए शुद्ध कार्बन का प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। संश्लेषित हीरे आकार में बहुत छोटे होते हैं, नहीं, ये बड़े होते हैं, बड़े होते हैं, ये बात गलत है। क्या होता है यहाँ पे, क्या हो जाएगा, छोटे होते हैं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सही कह रहा था तो 1 और 3 किसमें है, बी नंबर, 42 का बी हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शरीर के किस स्थान पर मेथेनॉल ऑक्सीकृत होकर मेथेनल में बदल जाता है। मेथेनल में बदल जाता है, किडनी में, हृदय में, यकृत में, प्लीहा में। तो क्या हो जाएगा, यकृत में। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन कार्बन का अपरूप नहीं है, ये ध्यान देना है, नहीं कह रहा है। हीरा है, ग्रेफाइट है, फ्लोरीन है, तो क्या हो जाएगा, ऑक्सो कार्बन नहीं है। तो क्या हो जाएगा, 44 का सी। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उत्प्रेरक के संबंध में, उत्प्रेरकों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इनके कारण अभिक्रिया भिन्न दर से आगे बढ़ती है, ये सही है। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निकल उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, ये भी बात सही है। तो इसमें क्या कह रहा था, सतकथन। तो क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। सतकथन कह रहा है दोनों हो जाएगा। 46 नंबर कह रहा है एथेनोइक अम्ल का सामान्यतः कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मेथेनॉल, विकृत एल्कोहल या एसिटिक एसिड। एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः हम लोग क्या कहते हैं, तो कहते हैं एसिटिक एसिड कहते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कार्बन यौगिक अधिकांशतः विद्युत के कुचालक क्यों होता है। पढ़िए, 4 ऑप्शन दिया गया है। क्यों होता है, क्योंकि इनके आबंधन से किसी आयन की उत्पत्ति नहीं होती है, इसीलिए कुचालक होता है। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एकल आबंध से जुड़े कार्बन के यौगिक क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, और संतृप्त यौगिक, एरोमेटिक यौगिक, संतृप्त यौगिक और कार्बनिक यौगिक। एकल आबंध से जो जुड़ा रहेगा उसको संतृप्त यौगिक कहेंगे, और द्विआबंध अथवा त्रिआबंध वाले कार्बन को क्या कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, और संतृप्त यौगिक कहेंगे। ठीक है, इस तरह 49 नंबर भी क्वेश्चन हमारा हो गया। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एस्टर की गंध कैसी होती है और इसका मुख्य उपयोग किस कार्य में किया जाता है। ये ऑप्शन अत्यंत तीखी ईंधन बनाने में, कड़वी अपमार्जक बनाने में, मृदु मीठी इत्र और स्वाद उत्पन्न करने के वाले कारक के रूप में, गंधहीन प्लास्टिक निर्माण में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मृदु मीठी इत्र और स्वाद उत्पन्न करने के लिए की ओर हम लोग बढ़ेंगे। जब साबुन को जल में घोला जाता है तो इसके अणुओं के गुच्छे के रूप में बनने वाली विशेष संरचना को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, 51 नंबर में क्या हो जाएगा, इसको समावही, एस्टर, समजातीय या मिसेल, इसको क्या कहते हैं, मिसेल कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न में से कौन सी घटनाएं होती है। ठीक है, पहला है क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण, ये बात सही है। जल के अणुओं का हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में अपचयन, ये बात गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपघटन, ये बात भी गलत है। तो क्या हो जाएगा, जल के अणुओं का हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपचयन की जगह हो जाएगा, अपचयन की जगह क्या हो जाएगा, अपघटन हो जाएगा, अपघटन होता है, अपघटन। और कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपघटन नहीं होके क्या हो जाता है, यहाँ पे यहाँ हो जाता है अपचयन हो जाता है। तो इस प्रकार कह रहा है कि घटनाएं होती है, केवल एक हो जाएगा, 52 का 1। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन जैव उत्प्रेरक है, कौन सा जैव उत्प्रेरक बताना है। इसमें बैक्टीरिया है, डीएनए है, प्रोटीन्स है, एंजाइम है। तो जैव जो उत्प्रेरक है वो क्या है, एंजाइम्स है। निम्नलिखित में सही सुमेलित है, कौन सा सही सुमेलित है, लार इमाइलेज, अग्नाशय पेप्सिन, अमाशय लाइपेज। तो क्या हो जाएगा, लार इमाइलेज, अग्नाशय पेप्सिन ना होकर क्या हो जाएगा, अग्नाशय लाइपेज हो जाएगा, और अमाशय क्या हो जाएगा, पेप्सिन हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सही सुमेलित कर रहा है, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा, केवल 1। 55 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब 55 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन आ गया, भोजन नली की दीवार, भोजन नली की दीवार दीवार के संकुचन एवं विस्तार संचलन को कहते हैं। भोजन नली की दीवार के संकुचन एवं विस्तार संचलन को क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन, ट्रांसपिरेशन, पेरिस्टेलिक संचलन, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, पेरिस्टेलिक संचलन कहते हैं। ग्लूकोज पायरुवेट में विखंडित होता है, कहाँ होता है, ग्लूकोज पायरुवेट में विखंडित होता है, कहाँ होता है, तो ये क्या हो जाएगा, कोशिका द्रव में होता है। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नीचे कथन और कारक दिए गए हैं, बताना है इसमें आपको। कथन ए है कि जलीय जीवों की श्वास दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा द्रुत होती है। ठीक है, जल में विलेय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में बहुत कम है। तो क्या हो जाएगा, दोनों सही है, दोनों सही हो जाएगा। और सही व्याख्या कर रहा है तो क्या हो जाएगा, दोनों सही है।
ए और आर दोनों सत्य है और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन वसा का वहन करता है? वसा का वहन कौन करता है? रक्त, लसिका, प्लेटलेट्स या हीमोग्लोबिन? कौन करता है? तो ये लसिका करता है, वसा का वहन लसिका करता है। अपोहन विधि द्वारा रक्त से निम्न में से किसको पृथक किया जाता है? अत्यधिक शर्करा की मात्रा को, नाइट्रोजीकरण वर्ज्य पदार्थ को, अत्यधिक जल की मात्रा को, अनावश्यक हार्मोन्स को। तो हमारा क्या हो जाएगा, किसको करता है? नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ को ये पृथक करता है अपवहन विधि द्वारा। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पादप अपशिष्ट रेजिन एवं गोंद विशिष्ट रूप में कहां संचित रहते हैं? पुराने जाइलम, नए जाइलम, पुराने फ्लोएम, नए फ्लोएम। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा किसमें होता है? पुराने जाइलम में रहता है। चलिए 61 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है फ्लोएम के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का बताना है आपको। यह भोजन का परिवहन करता है, यह अमीनो अम्ल का भी परिवहन करता है। तो फ्लोएम क्या करता है? यह भोजन का परिवहन तो करता ही और अमीनो अम्ल का भी परिवहन करता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या कहलाता है? आहार नल का जो लंबा भाग ग्रसिका, ग्रसिका, अमाशय, वृद्धांश या क्षुद्रांश, क्या हो जाएगा? क्षुद्रांश हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट का विखंडन होता है, किसमें होता है? हमारी पेशीय कोशिका में, यीस्ट में, यकृत में या माइटोकॉन्ड्रिया में? किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट का जो विखंडन होता है वो किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। चलिए अब 64 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से सत्य कथन का पहचान करना है, सत्य कथन का पहचान करना है। चलिए पहला क्या कह रहा है? बहुत से सरीसृप जंतुओं में 3 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है, ये बात तो सही है। मछली के हृदय में केवल 2 कोष्ठ होता है, ये भी बात सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना होता है? ये तो डायरेक्ट है, 120/80 हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश संश्लेषण के प्रयोग में बेलजार के अंदर रखा गया कौन सा रासायनिक पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के लिए प्रयुक्त होता है? सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, आयोडीन का घोल या वैसलीन? तो क्या हो जाएगा हमारा? इसमें हो जाएगा पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड हो जाएगा। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन है अमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियों द्वारा निम्नलिखित में से किसका स्रावन नहीं किया जाता है? नहीं किया जाता है इसमें ये बताना है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, पेप्सिन एंजाइम का, श्लेष्मा म्यूकस या ट्रिप्सिन एंजाइम का। तो इसमें क्या हो जाएगा? श्लेष्मा म्यूकस का जो है स्रावन नहीं किया जाता है। चलिए अमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियों द्वारा निम्नलिखित में से किसका स्रावन नहीं किया जाता है? नहीं किया जाता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का किया जाता है, पेप्सिन एंजाइम का किया जाता है, श्लेष्मा का किया जाता है। इसमें क्या हो जाएगा? ट्रिप्सिन एंजाइम का नहीं किया जाता। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नहीं कह रहा है तो इसलिए हमारा आंसर डी हो जाएगा। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे हम लोग। 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यकृत द्वारा स्रावित पित्त लवण वसा की बड़ी गोलियों को छोटी गोलियों में खंडित करता है, इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण, इमल्सीकरण, अपचयन या वियोजन? तो क्या हो जाएगा? इसमें इमल्सीकरण कहते हैं। चलिए मानव के फुफ्फुस फेफड़ों के अंदर कौन सी गुब्बारे जैसी संरचनाएं गैसों के विनिमय के लिए विस्तृत सतह उपलब्ध कराती है? तो क्या कहलाती है? क्या हो जाएगा? श्वसनिकाएं, कुपिकाएं, श्वास नली, कंठ। तो क्या हो जाएगा? कुपिकाएं हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा मेडुला द्वारा नियंत्रित की जाती है? रक्तदाब, वमन, ताप नियंत्रण, ए और बी दोनों। तो 70 नंबर का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? रक्तदाब को जो है मेडुला द्वारा नियंत्रित की जाती है। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाली भाग क्या है? थैलेमस, अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क। इसमें क्या हो जाएगा? अग्र मस्तिष्क जो है सोचने वाली भाग है मस्तिष्क का। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सुमेलित करना है आपको, ठीक है, सुमेलित करना है ऑक्सीन। तो ऑक्सीन क्या हो जाएगा? ये ऑक्सीन कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करता है। तो ए का 3 2 में है। चलिए ये खत्म, ये खत्म। चलिए उसके बाद क्या कह रहा है? जिब्रेलिन। चलिए जिब्रेलिन क्या होता है? जिब्रेलिन क्या करता है हम लोग जानते हैं, तने की वृद्धि में सहायक होता है। तो यानी सी का एक सिर्फ इसमें है। चलिए तो ये हमारा खत्म हो गया। साइट्रोकाइनिन क्या हो जाएगा? कोशिका विभाजन में काम आता है, बी का 4। और एस्बेसिक अम्ल क्या हो जाएगा? पत्तियों का मुरझाना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग चलेंगे कितने नंबर? 73 नंबर पर क्वेश्चन करा, और इसमें भी आपको मिलान करना है। हार्मोन दिया है, अंतःस्रावी ग्रंथियां दी गई है और आपको इसमें मिलान करना है। ये रहा आपके पास ऑप्शन। चलिए मिलान कीजिए। क्या कर रहा है? वृद्धि हार्मोन। वृद्धि हार्मोन जो है किसमें पाया जाता है? वृद्धि हार्मोन जो पाया जाता है ये पीयूष ग्रंथि में पाया जाता है, ठीक है। इंसुलिन, इंसुलिन किसमें पाया जाता है? तो अग्नाशय में पाया जाता है। एड्रिलिन किसमें पाया जाता है?
एड्रेनल ग्रंथि में पाया जाता है, एड्रेनल ग्रंथि में। और एस्ट्रोजन ये अंडाशय में पाया जाता है। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर आंसर हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। कह रहा है दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? द्रमिका, सिनेप्स, न्यूरॉन या एक्सॉन। तो मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सी क्रिया अनुमस्तिष्क द्वारा ही संभव है? एक सीधी रेखा में चलन, साइकिल चलाना, एक पेंसिल उठाना, उपयुक्त में से एक से अधिक। सभी क्रिया। ठीक है। 76 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। थायरॉक्सिन निम्न से किसके अपापचय का नियंत्रण करता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त में एक से अधिक। सभी का करता है। प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? मेरुरज्जु में, मस्तिष्क में, तंत्रिका कोशिका में या प्रमस्तिष्क में? तो ये किसमें बनता है? परिवर्ती चाप जो बनता है मेरुरज्जु में बनता है। पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना पादप गति के किस प्रकार का उदाहरण है? प्रकाशानुवर्तन, जलानुवर्तन, रसायनानुवर्तन या गुरुत्वानुवर्तन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? रसायनानुवर्तन के कारण ऐसा होता है। हमारे पर्यावरण के सभी सूचनाओं का पता लगाने के लिए तंत्रिका कोशिकाओं के विशिष्ट सिरे क्या कहलाते हैं? ग्राही, तंत्रिका काक्ष, सिनाप्स, पेशी फाइबर। तो क्या कहलाता है? ग्राही कहलाता है। 80 नंबर क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन में सूचना सबसे पहले किस भाग द्वारा उपार्जित प्राप्त की जाती है? कोशिका काय, द्रुमिका, तंत्रिका काक्ष, तंत्रिका का अंतिम सिरा। तो क्या हो जाएगा? द्रुमिका के द्वारा। 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाएं और मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाएं मिलकर किस तंत्र का निर्माण करती है? किस तंत्र का निर्माण करती है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र या अंतःस्रावी तंत्र। तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा? इसमें क्या हो जाएगा? परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है। 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अमीबा में कोशिका विभाजन का निर्धारित तल पर होता है। एक निर्धारित तल पर होता है। लेशमिनिया में द्विखंडन किसी भी तल पर हो सकता है। एक कोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजन द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होती है। ये तो सही है। एक कोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजन द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होती है। ये बात बिल्कुल सही। चलिए पहला आप देखते हैं दोनों में क्या गलती है। अमीबा में कोशिका विभाजन एक निर्धारित तल पर होता है। नहीं, ये किसी भी तल पर होता है। एक निर्धारित नहीं होता है, ये किसी भी तल पे होता है। किसी भी तल पे होता है, निर्धारण इसका नहीं है। तो हमारा एक नंबर तो गलत हो गया। लेशमिनिया में द्विखंडन किसी भी तल पर हो सकता है। नहीं, ये इसका नियत है। किसी भी तल पे नहीं, किसी भी तल पे नहीं, एक नियत तल होता है इसका। एक नियत तल होता है। तो ये दो भी गलत हो गया। चलिए इसमें क्या कह रहा है 82 नंबर में? तो सत्य कथन करना था, सत्य कथन बताना था। तो क्या हो जाएगा? सत्य कथन केवल 3 हो जाएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन ए नंबर। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। पुनर्वधन या पुनर्जन के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है। इसमें कोई जीव अपने कायिक भाग से नए जीव का निर्माण कर सकता है। यह विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा संपादित होता है। हाइड्रा एवं लेशमिनिया में इस प्रकार का जनन होता है। यह पुनर्वधन जनन में समान नहीं है। तो हमारा क्या हो जाएगा इसमें? हाइड्रा एवं लेशमिनिया इस प्रकार का जनन होता है, इस प्रकार का जनन नहीं होता है इसमें। तो कह रहा है असत्य कथन। तो हमारा क्या हो जाएगा? सी नंबर। 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जीव है और जनन विधि है। आपको इसमें मिलान करना है। ठीक है, मिलान करना है। स्पायरोगायरा क्या हो जाएगा? स्पायरोगायरा क्या हो जाएगा? खंडन। हाइड्रा क्या हो जाएगा? हाइड्रा हो जाएगा मुकुलन। प्लेनेरिया क्या हो जाएगा? प्लेनेरिया क्या हो जाएगा? पुनर्वर्धन। और अमीबा क्या हो जाएगा? विखंडन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, सी नंबर। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन करना है आपको और कूट में बताना है कि क्या सही है। चलिए, एक लिंगी पुष्प में पुंकेसर अथवा स्त्री केसर में कोई एक जनांग उपस्थित होता है। ये सही है। उभयलिंगी पुष्प में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं। जो उभयलिंगी होते हैं उसमें दोनों होता है, पुंकेसर और स्त्री केसर। ये भी बात सही है। पपीता एवं सरसों एक लिंगी पुष्प के उदाहरण है। पपीता तो है एक लिंगी पुष्प का, लेकिन सरसों नहीं है। क्या है? सरसों। अरे सरसों इसमें नहीं है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। सरसों क्या है? ये उभयलिंगी है, उभयलिंगी का उदाहरण है। हमारा आंसर क्या हो रहा है इसमें? सत्य कथन कर रहा है, तो केवल 1 और 2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भ्रूण को मां के रुधिर से पोषण मिलता है। ठीक है, इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं? प्रवर्धन, प्लेसेंटा, गर्भाशय गुहा या फिम्बरी। इसको क्या कहते हैं? प्लेसेंटा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? प्लेसेंटा कहते हैं। निम्नलिखित में से किन रोगों का लैंगिक संचरण हो सकता है? चलिए, लैंगिक संचरण हो सकता है तो किसका होता है लैंगिक संचरण?
एड्स का भी होता है, मस्सा का भी होता है, गनरिया का भी होता है और सिफिलिस का होता है। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन का रहा है, कौन से पौधे बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हैं? संतरा, गुलाब, चमेली, सभी खो चुके हैं। इसमें एक और इसमें आपको जो गुलाब, अंगूर भी आता है इसमें। अंगूर का इससे क्या होता है, इसमें बीज से नहीं होता, ये लोग टहनी को कलर से लगाते हैं। जैसे गन्ना, गन्ना भी इसमें एक आ जाएगा जो बीज खो चुका है। चलिए, तो 89 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना है स्वपरागकण में परागकणों का हस्तांतरण उसी पुष्प के वतिकाग्र पर होता है। ये बात सही है। पर परागकण में एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प के वतिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। ये बात भी सही है। तो हमारा इसमें क्या कह रहा था 89 का, इसमें क्या कह रहा है कि सत्य कथन का चयन करना है। तो क्या हो जाएगा? सत्य कथन दोनों हो जाएगा। सत्य कथन क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा, यानी हमारा आंसर सी हो जाएगा। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, और सत्य कथन का चयन करना है। नर जनन कोशिका का निर्माण विरेचन में होता है। ये बात बिल्कुल भी सही है। शुक्राणु उत्पादन हेतु आवश्यक तापमान शरीर के तापमान से अधिक होता है। नहीं, शरीर के तापमान से क्या होता है? ये शरीर के तापमान से क्या होता है, यहाँ पे लिख देते हैं, कम होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन शुक्राणु उत्पादन का नियंत्रण करता है। ये बात भी सही है। तुम्हारा आंसर क्या है? सत्य कथन 1 और 3। 1 और 3 किसमें है? सी नंबर। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन, जब नवीन संतति की उत्पत्ति केवल एक एकल जनन द्वारा होती है तो उसे क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। 92 नंबर, उत्तक संवर्धन तकनीक में पौधे के शीर्ष के वर्धमान भाग से पृथक की गई कोशिका के समूह को क्या कहते हैं? समूह को क्या कहते हैं हम लोग? बीजाणु, मुकुल या कैलस या उमनज। तो क्या उसको बोलते हैं? कैलस बोलते हैं। राइजोपस, ब्रेड मोल्ड, कवक के ऊर्ध्व तंतुओं की स्थित गोल संरचनाएं क्या कहलाती है जिनमें जनन कोशिकाएं सुरक्षित रहती है? तो क्या कहलाती है? मुकुल, कुटपाद, बीजाणुधानी या प्रतांत। तो क्या हो जाएगा? बीजाणुधानी कहलाता है। किसने वंशागत नियमों का प्रतिपादन किया? वंशागत नियमों का किसने किया? मेंडल ने किया। तो डायरेक्ट हिट वाला क्वेश्चन। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मानव में लिंग निर्धारण निर्भर करता है। मानव में जो लिंग का निर्धारण होता है किसके होता है? पिता के मिलने से। पिता के मिलने से। पिता में क्या होता है? XY पाया जाता है और माता में केवल क्या होता है? XX पाया जाता है। जो कि लड़का होगा या लड़की, ये किस पे करता है डिपेंड? पिता पे डिपेंड करता है। बॉयज या गर्ल्स का निर्धारण पिता पे करता है। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कोशिका के डीएनए का वह विशिष्ट भाग जिसमें किसी विशिष्ट प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना निहित होती है क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? गुणसूत्र, जीन, एंजाइम या हार्मोन? जीन कहलाता है। चलिए जल्दी जल्दी हम लोग करते हैं। मानव स्त्रियों, मादा में पाए जाने वाले लिंग गुणसूत्र का जोड़ा कौन सा होता है? तुरंत बताए, XX जोड़ा होता है। ये किसमें होता है? पिता में होता है। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। कुछ रेंगने वाले प्राणियों सरीसृप में निषेचित अंडों का निर्धारण किस पर्यावरण कारक पर निर्भर करता है? मिट्टी के नमी पर नहीं, अंडे के उष्मान इवोल्यूशन ताप पर। ये बात सही है। सूर्य के प्रकाश के ताप पर नहीं, जल के पराश्रम के ताप पर नहीं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। 99 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? पौधे जैसे प्राणी किस प्रकार यह संदर्भित करता है कि उनमें लिंग निर्धारण आनुवांशिक नहीं होता है। वे अपना लिंग बदल सकते हैं, कभी जनन नहीं करते हुए केवल नर के रूप में ही जीवित रहते हैं, वे तापमान के अनुसार मर जाते हैं। तो क्या कह रहा है? आनुवांशिक नहीं करते, निर्धारण निर्धारण आनुवांशिक नहीं होता है। किसमें? उनमें लिंग निर्धारण आनुवांशिक नहीं होता है, नहीं बताना। तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? वे अपना लिंग बदल सकते हैं, ये बात नहीं होता, ये गलत है। गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या होती है, क्या होता है? फोकस दूरी की दोगुनी होती है। गोल R बराबर नहीं होता है 2F, फोकस दूरी का दोगुनी। चलिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है? सर्च लाइट में किया जाता है, टॉर्च में किया जाता है, सेविंग दर्पण में किया जाता है, सौर भट्टी में किया जाता है, गाड़ी के साइड मिरर में तो क्या किया जाता है? उत्तल दर्पण ना जी, उत्तल दर्पण किया जाता है। तो हमारा क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है अवतल दर्पण। तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 5, 1 2 3 5 सी नंबर हो जाएगा। चलिए 102 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अवतल दर्पण के संदर्भ में निम्नलिखित सही सुमेलित करें अवतल दर्पण के संबंध में। तो चलिए पहला क्या कह रहा है? P और F के बीच में जब भी रहेगा तो वो कहां बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। C पे रहेगा तो कहां बनेगा? C पे रहेगा तो वो बनेगा C पर ही बनेगा। और C और F के बीच में रहेगा तो कहां बनेगा? C और F के बीच में रहेगा तो वो C से परे बनेगा। और F पर रहेगा तो कहां बनेगा? अनंत पर बनेगा। जब फोकस पे रहेगा तो अनंत पर बनेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? A का 4, A का 4, तो C नंबर आंसर है सीधा। चलिए 103 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसके कारण सिक्का पानी में उठा हुआ प्रतीत होता है? ये अपवर्तन, विवर्तन या परावर्तन या दोनों? क्या हो जाएगा? अपवर्तन के कारण ये उठा हुआ प्रतीत होता है। 104 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु के किनारे पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। तो क्या हो जाएगा? क्या दर्शाता है? विवर्तन के कारण दर्शाता है। गोलीय दर्पण
105 नंबर क्वेश्चन, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है, क्या कहलाता है? दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण का आकार, दर्पण का द्वारक, दर्पण की वक्रता त्रिज्या। तो ये क्या कहलाता है? दर्पण का द्वारक कहलाता है। 106 नंबर क्वेश्चन कह रहा है औसत कथन का चयन करना है आपको। लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रम होती है, ये बात सही है। लेंस की क्षमता एसआई मात्रक डायोप्टर होती है, ये भी बात सही है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, ये बात सही है। अवतल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, नहीं, ये बात गलत है। धनात्मक ना होकर क्या होता है? ऋणात्मक। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, औसत कथन। चलिए 107 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। 107 नंबर क्वेश्चन, चलिए ठीक है। उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति होती है, कैसा होता है? वास्तविक तथा उल्टा, आभासी तथा सीधा, दोनों होता है। 107 का क्या हो जाएगा? दोनों होगा। जब प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। इस प्रभाव को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण। क्या कहते हैं हम लोग? प्रकाश का विवर्तन कहलाते हैं, मुड़ने की प्रवृत्ति को। चलिए 109 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रकृति में पाए जाने वाले किस पारदर्शी माध्यम का निरपेक्ष प्रवर्तनांक सबसे अधिक होता है? जल का, हीरा का, क्राउन कांच का, रूबी, माणिक का। तो क्या हो जाएगा? हीरा का जो है सबसे अधिक होता है। 110 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश सतकथन का चयन करना है। प्रकाश कोर्निया के मध्य माध्यम से नेत्र में प्रवेश करता है, बिल्कुल बात सही है। प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कोर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है, ये भी बात भी सही है। परितारिका पुतली के साइज को नियंत्रित करती है, ये बात भी सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 110 का उपयुक्त में सभी हो जाएगा। 111 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अभिनेत्र लेंस रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, कहां बनाता है? वास्तविक एवं सीधा बनाता है। अभिनेत्र लेंस जो है रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, कैसा बनाता है? वास्तविक एवं सीधा, आभासी एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा, आभासी एवं सीधा। तो क्या हो जाएगा? वास्तविक एवं उल्टा बनाता है। चलिए 112 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, पुतली द्वारा, रेटिना द्वारा, परितारिका द्वारा या पक्षावी पेशियों द्वारा। तो क्या हो जाएगा? पक्षावी पेशियों द्वारा जो है फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। चलिए 113 नंबर कूट मिलान करना है। निकट दृष्टि दोष उत्तल लेंस, दीर्घ दृष्टि दोष अवतल लेंस, जरा दूरदृष्टा फोकस दूरी मिलान करना है, सही सुमेलित। जरा दूरदृष्टा ये फोकस द्विफोक्सी लेंस, ये सही है, लेकिन ये और ये गलत है। निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस, दीर्घ दृष्टि दोष उत्तल लेंस। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? केवल 3, यानी ऑप्शन नंबर ए 113। 114 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दूर दृष्टि दोष उत्पन्न होने के कारण क्या होता है? औसत कथन का चयन करना है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, दोनों बात सही है। हमको क्या कर रहा है? औसत कथन, ना तो एक ना तो दो। चलिए 115 नंबर क्वेश्चन कह रहा है औसत कथन का चयन करना है आपको। प्रकाश का अपने अवयवी वर्णों में विभाजन विक्षेपण कहलाता है, ये बात बिल्कुल सही है। इंद्रधनुष एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम का उदाहरण है, ये बात भी सही है। सर्वप्रथम आइंस्टीन ने सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने हेतु कांच प्रिज्म का प्रयोग किया, ये बात गलत है। इंद्रधनुष सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में होता है, ये भी बात गलत, ये भी बात सही है। ये आइंस्टीन ना होकर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये आइंस्टीन ने नहीं बताया था, ये किसने बताया था? ये बताया था न्यूटन साहब ने। न्यूटन ने बताया था कि स्पेक्ट्रम होता है जो कांच के प्रिज्म। तो हमारा औसत कथन, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए 116 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 116 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है क्या कारण है कि हमें सूर्य वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई पड़ता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश का परिकिरण के कारण, प्रकाश का विवर्तन के कारण, या प्रकाश का परिक्षेपण के कारण। तो क्या होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है ये सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले सूर्य दिखाई देने लगता है। चलिए 117 नंबर क्वेश्चन का रहा है, सही सुमेलित कीजिए। आकाश का रंग नीला किसके कारण? तारों का टिमटिमाना, प्रकाश का विकर्ण, अवयवी वर्णों का विभाजन विक्षेपण के कारण। ये तो सही है, ठीक है, ये तो सही है हमारा। लेकिन प्रकाश का नीला रंग जो होता है प्रकीर्णन के कारण होता है, और तारों का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। तो हमारा सही सुमेलित कह रहा है तो केवल 3, यानी ऑप्शन सी। 118 नंबर निकट दृष्टि दोष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन करना है। सत्य कथन का चयन करना है। इससे प्रभावित व्यक्ति का दूर बिंदु अनंत पर बनता है? नहीं, ये अनंत पे नहीं बनता है, ये पहला गलत हो गया। ये अनंत पे नहीं बनता है। कहां बनता है? अरे यार, अनंत पे नहीं, ओहो, अनंत पे ना होकर ये क्या हो जाता है? पास बन जाता है, पास बन जाता है। और वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है? नहीं, ये पीछे ना बनकर ये कहां बनता है? पीछे ना बनकर कहां बनता है? सामने, सामने या आगे इसको बोल सकते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा? सत्य कथन का चयन कीजिए। तो क्या हो जाएगा? ना तो 1 ना तो 2, ये भी गलत है। चलिए 119 जरा दूरदृष्टता के संबंध में और सत्य कथन का चयन करना है। और सत्य कथन का चयन करना है। क्या इसमें मानव नेत्र की
असमंजन क्षमता घट जाती है, पक्षवायु पेशियां धीरे धीरे दुर्लभ होने लगती है। सी नंबर ऑप्शन है कस्टलीय लेंस दुधिया अथवा धुंधला हो जाता है, इसके निवारण हेतु बायफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ये तो सही है। इसमें मानव नेत्र की असमंजन क्षमता घट जाती है, ये बात भी सही है। और सत्य कथन पूछ रहा था, पक्षावी पेशियां धीरे धीरे दुर्लभ होने लगती है, ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा सी नंबर, क्रिस्टल लेंस दुधिया अथवा धुंधला हो जाता है। ये कब होता है, मोतियाबिंद जब होता है तब ऐसा कंडीशन होता है, मोतियाबिंद में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए 120 नंबर, प्रकाश अपने अवयवी वर्णों में विभाजन क्या क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, अपवर्तन, विवर्तन, विक्षेपण या प्रकीर्णन। अभी तुरंत हम लोग पढ़े थे, विभाजन क्या कहलाता है, विक्षेपण कहलाता है। सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य की रक्ताभ दिखाई देने का कारण क्या है, प्रकाश का परिकीर्णन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन या प्रकाश का परिक्षेपण। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 121 का, प्रकाश का परिकीर्णन के कारण ऐसा होता है, हमारा आंसर ये हो जाएगा। चलिए 122 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसी समान दृष्टि के तरुण वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम निकट बिंदु का मान कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है, कम से कम 25 सेंटीमीटर होता है। 123 नंबर कह रहा है, अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसमें आपको सही सुमेलित मिलान करना है। विद्युत धारा क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। विभवांतर क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। प्रतिरोध क्या हो जाएगा, प्रतिरोध क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। और प्रतिरोधकता क्या हो जाएगा, ओम मीटर हो जाएगा। ए का क्या है 3, ए का 3 इसमें भी है, ये बी का क्या है 4, बी का 4 इसमें, यानी आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलिए 126 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध बढ़ाने पर विद्युत धारा क्या होगी, घटेगी। चलिए 127 नंबर क्वेश्चन है, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, चालक की लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, पदार्थ की प्रकृति पर, तीनों पे डिपेंड करता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। 128 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ताप परिवर्तन होने पर निम्न में से कौन सा परिवर्तित हो जाता है, ताप परिवर्तन होने पर निम्न में से कौन परिवर्तित हो जाता है, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 128 नंबर का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। ताप परिवर्तन होने पे दोनों परिवर्तित हो जाएगा। 129 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। श्रेणी क्रम में तुल प्रतिरोध का मान एकल प्रतिरोध से कम होता है, पार्श्व क्रम में तुल प्रतिरोध पृथक प्रतिरोधों के मान से अधिक होता है। सत्य कथन का चयन करना है, सत्य कथन का चयन करना है। इसमें कौन सा कथन सत्य है। तो क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम में तुल प्रतिरोध का मान एकल प्रतिरोध से कम होता है, नहीं, एकल प्रतिरोध के बराबर होता है। इसमें एकल प्रतिरोध से कम नहीं होता है, कम नहीं होता है, क्या हो जाता है, इसमें बराबर होता है। और पार्श्व क्रम में तुल प्रतिरोध पृथक प्रतिरोधों के मान से अधिक होता है, नहीं, इसमें क्या होता है, इसमें अधिक ना होके क्या होता है कि इसमें व्युत्क्रम के मान के बराबर होता है, व्युत्क्रम के मान के बराबर होता है। तो हमारा ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। 130 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन करना है। विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है, विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है, ये बात सही है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, ये बात भी सही है। एक कूलाम आवेश लगभग 6.6 गुना 10 पे पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है, ये भी बात सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। 131 नंबर क्वेश्चन का रहा है, विभवांतर मापने हेतु वोल्ट मीटर को किस क्रम में संयोजित किया जाता है, श्रेणी क्रम, पार्श्व क्रम मतलब वो समांतर क्रम, परिपथ में किसी भी क्रम में, ए और बी दोनों। तो 131 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये पार्श्व क्रम यानी समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है। 132 परिवर्ती प्रतिरोध का प्रयोग किया जाता है, परिवर्ती प्रतिरोध का जो प्रयोग किया जाता है, केवल विद्युत धारा बढ़ाने के लिए, केवल विद्युत धारा घटाने के लिए, विद्युत धारा बढ़ाने एवं घटाने के लिए, परिपथ की वोल्टता बढ़ाने के लिए। तो क्या हो जाएगा आंसर, विद्युत धारा बढ़ाने एवं घटाने के लिए परिवर्ती प्रतिरोध का प्रयोग किया जाता है। 133 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। विद्युत फ्यूज किसके नियम पर आधारित है, विद्युत फ्यूज जो है किसके नियम पर आधारित है, ओम, एम्पियर, जूल या फैराडे। तो जूल के नियम पे, ओम के नियमानुसार विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती होगा, समानुपाती होगा यदि तापमान स्थिर हो, दाब स्थिर हो, प्रतिरोध स्थिर हो, विद्युत धारा स्थिर हो। तो 134 का क्या हो जाएगा, जब तापमान स्थिर हो। 135 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा क्या मानी जाती है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत, ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर, या किसी भी दिशा में। तो 135 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों, ऋणावेशों के प्रवाह की दिशा के विपरीत होता है। 136 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विद्युत स्त्रियों जिसको आयरन कहते हैं, टोस्ट्रॉन आदि जैसे विद्युत तापन युक्तियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के ना बनाकर मिश्र धातुओं के क्यों बनाए जाते हैं। पहला है ए नंबर ऑप्शन, क्योंकि मिश्र धातु का गलनांक बहुत कम होता है, क्योंकि मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता अधिक होती है और उच्च ताप पर उनका शीघ्र अपचयन दहन नहीं होता है, क्योंकि मिश्र धातु विद्युत के कुचालक होते हैं, क्योंकि ये बहुत सस्ते होते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर,
क्योंकि मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता अधिक होती है और उच्च ताप पर उनका शीघ्र अपचयन मतलब दहन नहीं होता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 137 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विद्युत बल्बों के तंतुओं के निर्माण में मुख्य रूप से किस एकमात्र धातु का उपयोग किया जाता है जिसका गलनांक अत्यंत उच्च होता है, अत्यंत उच्च 3380 डिग्री सेल्सियस होता है, तो ये हो जाएगा टंगस्टन का होता है। 138 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करना है। सत्य कथन का चयन करना है आपको, इसमें सत्य बताना है। ये रेखाएं एक बंद वक्र होती है, ये बात सही है। अधिक प्रबल क्षेत्र में क्षेत्र रेखाएं निकट होती है, ये बात भी सही है। दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के प्रतिच्छेदन नहीं करती है, ये भी सही है। तो हमारा क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। 139 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम एवं अंगूठा क्या दर्शाता है? मतलब दक्षिण हस्त अंगूठा अंगूठा नियम मतलब इसको बोलते हैं दायां हाथ का नियम भी बोलते हैं, इसको दायां हाथ नियम भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? बल की दिशा, विद्युत धारा की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की दिशा, चालक तार के गति की दिशा। तो क्या हो जाएगा? विद्युत धारा की दिशा दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम अंगूठा दर्शाता है, ये अंगूठा दर्शाता है। चलिए 140 नंबर का कह रहा है परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है, क्या होता है? एक समान, असमान या दोनों? तो ये होता है एक समान होता है। क्या होता है? एक समान होता है। 141 नंबर क्वेश्चन कर रहा है लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, निरंतर परिवर्तित होता है। जब लघु पतन होगा शॉर्ट सर्किट, उसमें क्या होगा? बहुत अधिक बढ़ जाता है विद्युत धारा। 142 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। 142 नंबर क्वेश्चन, अब मात्र में कुछ ही क्वेश्चन बचे हुए हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विद्युत मोटर चुंबकों के विद्युतीय प्रभाव पर आधारित है। विद्युत जनित विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है, सत्य कथन का चयन करना है। इसमें क्या हो जाएगा? ना तो एक ना तो दो। विद्युत मोटर चुंबक के विद्युतीय प्रभाव पर आधारित है, नहीं। ये जो है किस पे? विद्युतीय प्रभाव पे नहीं है, विद्युतीय धारा पर आधारित है। और विद्युत जनित विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है, नहीं। ये क्या हो जाएगा? प्रेरण, ये प्रेरण पर आधारित है। 143 नंबर विद्युत सॉरी धातु के किसी सीधे मोटे तांबे के तार से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पास में रखी दिक्सूचक की सुई विक्षेपित क्यों हो जाती है? क्यों हो जाती है? तार के तापीय प्रभाव के कारण, तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय प्रभाव के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, वायुमंडलीय दाब के कारण। तो क्या हो जाएगा? तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय प्रभाव के कारण। 144 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वैद्युत चुंबकत्व की खोज करने वाले उस अग्रणी वैज्ञानिक का नाम क्या है जिनके सम्मान में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक रखा गया है? आंद्रे मेरी एम्पियर, अल्बर्ट आइंस्टीन, हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड, माइकल फैराडे। तो क्या हो जाएगा? हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक रखा था। 145 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी विद्युत धारावाही सीधे चालक तार के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न कैसा होता है? मुख्य अक्ष के समांतर सीधी रेखाएं, तार को केंद्र मानकर बनने वाली संकेंद्रीय वृत्त के पैटर्न, त्रिभुजाकार बंद लूप और नियमित टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं। तो क्या हो जाएगा? तार को केंद्र मानकर बनने वाली संकेंद्रीय वृत्तियों का पैटर्न है। 146 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को क्या कहते हैं? विद्युत चालक कहते हैं, परिनालिका कहते हैं, दिक्सूचक कहते हैं, आर्मेचर कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? इसको हम लोग क्या कहते हैं? परिनालिका कहते हैं। 147 नंबर क्वेश्चन है कि जब किसी विद्युत परिपथ में विद्युन्मय तार धनात्मक तथा उदासीन तार सीधे संपर्क में आ जाते हैं तो विद्युत धारा का मान अत्यधिक बढ़ जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? अतिभारण, लघु पतन, उदासीनीकरण या विद्युत अवघटन। तो क्या कहते हैं? इसको कहते हैं लघु पतन हम लोग कहते हैं। निम्न में कौन कृत्रिम पारितंत्र है? कृत्रिम मतलब इसमें क्या हो जाएगा? खेत बगीचा, ये सब क्या होता है? कृत्रिम होता है, मानव के द्वारा बनाया गया। और वन, तालाब, झील, ये सब क्या है? प्राकृतिक है। आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण अथवा कड़ी जहां ऊर्जा का स्थानांतरण होता है किसका निर्माण करते हैं? पारितंत्र परिसर, पोषी स्तर, उपभोक्ता जाल, उत्पादक सूचकांक। तो क्या हो जाएगा? ये पोषी स्तर का निर्माण करते हैं। 150 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक स्थलीय पारितंत्र में हरे पौधों की पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का लगभग कितना % भाग खाद्य ऊर्जा में रूपांतरित होता है? तो ये 1% भाग हो जाएगा। अब 151 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। 151 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? जब किसी पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है तो उपभोक्ता को अगले स्तर के लिए औसतन कितने % ऊर्जा ही उपलब्ध हो पाती है? तो ये क्या होता है? 10%। इसी को क्या कहते हैं? लिंडमैन का नियम या लिंडमैन का 10% नियम इसको कहते हैं, 10% नियम भी कहते हैं। 152 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 152 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन पूर्णतः सत्य है?
पूर्णतः सत्य कौन है? ऊर्जा का प्रवाह चक्रानुक्रम दोनों दिशाओं में होता है, ये बात गलत है। ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है, ये बात सही है। मांसाहारी जीवों से ऊर्जा पुनः पौधों को प्राप्त होता है, नहीं। उपभोक्ता स्तर पर ऊर्जा हमेशा बढ़ती जाती है, नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए 153 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अजैव निम्नकरणीय रसायनों जैसे डीडीटी या पीड़कनाशी का आहार श्रृंखला के माध्यम से प्रत्येक उच्च पोषी स्तर पर उत्तरोत्तर अधिक मात्रा में संग्रहित होना क्या कहलाता है? जैव निम्नीकरण, जैव आवर्धन, ओजोन अपघटन, पारिस्थितिकी संतुलन। तो क्या हो जाएगा 153 का हमारा आंसर? जैव आवर्धन कहलाता है। 154 नंबर कह रहा है किसी भी आहार श्रृंखला में जैव आवर्धन का प्रभाव सबसे अधिक किस जीव के शरीर में दिखाई देता है और क्यों? पहला है उत्पादक पौधों में क्योंकि वे मिट्टी से जुड़े हैं, मनुष्यों में क्योंकि मनुष्य आहार श्रृंखला के शीर्ष स्थान पर है, छोटे कीड़ों में क्योंकि वे रसायनों से सीधे खाते हैं, जलीय जंतुओं में क्योंकि वे पानी पीते हैं। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? मनुष्यों में, क्योंकि मनुष्य आहार श्रृंखला में शीर्ष स्थान पर है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, शाकाहारी जीव आहार श्रृंखला के किस पोषी स्तर का निर्माण करते हैं? तो ये हो जाएगा द्वितीय पोषी स्तर का। इस प्रकार हमारा क्लास 10th का 155 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आप लोग इसे देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।